देखो दोस्तों, अब जब तक सारे 700 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होंगे, तब तक अगला वीडियो सोल एंड 2 का नहीं आएगा। इसलिए अगले वीडियो के लिए जल्दी से सारे 700 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो। और इस वीडियो को लाइक करना, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हो युहाओ और प्रिंसेस दोनों सर्वे करके वापस आ चुके थे। अब आगे देखेंगे। वेना ने हल्के से सिर झुकाया और अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला, फिर उसे होयुहाव को थमाया। ये हमारे पक्ष का सबसे उच्च स्तरीय सिग्नल सोल टूल है। अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें कभी भी अपने सहयोगी बलों से हमला नहीं झेलना पड़ेगा। होयुहाव स्वाभाविक रूप से प्रिंसेस की मंशा समझ गया। उसने बिना इनकार किए उस उपहार को स्वीकार किया और अपनी जेब में रख लिया। वेना ने उसे गहराई से देखा और बोली, युहाओ, तुम्हारे द्वारा हम पर किए गए उपकार शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगी। अब मुझे तुरंत लौटना होगा ताकि आज जो देखा है उसे दर्ज कर सकूं। ऐसी जानकारी अत्यंत मूल्यवान है। ठीक है। वेना को जाते हुए देखकर हुयुहाव मुड़ा और अपने आंगन में चला गया। चलते हुए वह हवा में हुई घटनाओं पर विचार कर रहा था। इतने शक्तिशाली लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स, ऐसा हमला शायद किसी टाइटल डोलू को भी गंभीर रूप से घायल कर दे। सौभाग्य से मेरे पास इमिटेशन था जिससे मैं खुद को लगातार छिपा सका, वरना अगर मुझ पर लगातार हमले होते तो नतीजे भयानक होते। कम से कम प्रिंसेस वेना तो जीवित वापस नहीं लौट पाती। लेकिन अब हो युहाओ को महसूस होने लगा कि बीस्ट गॉड की रिवर्स स्केल का होना कितना लाभदायक है। कम से कम ये उसे उन क्षणों में सुरक्षा देती है जब जब वह मृत्यु के करीब होता है। अगर ये सुरक्षा ना होती तो इतनी गंभीर चोटों के बाद उसे ठीक होने में बहुत समय लग जाता, चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो। टीचर शाओया को ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सनमून एम्पायर का कैंप किसी लोहे की दीवार जैसा है। वहां पहुंचना लगभग असंभव है। इन विचारों के साथ हो युहाओ अपने कमरे में लौटा, अपनी ऊपरी पोशाक उतारी और पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठ गया। सुबह होते ही हो युहाओ ने अपनी जांच के नतीजे एल्डर सॉन्ग और यन शाओजे को बताए। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि प्रिंसेस वेना उसके साथ गई थी। उसने सिर्फ यह कहा कि उसने लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल का हमला देखा, उससे बच निकला और फिर जल्दी लौट आया। होयुहाओ का वर्णन सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। एल्डर सॉन्ग ने धीमी आवाज में कहा, क्यों न मैं आज रात तुम्हारे साथ चलूं? वह हमला शक्तिशाली है लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। हुयुहाओ ने कुछ क्षण सोचकर कहा, यह तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एल्डर सॉन्ग मैं एक और काम करना चाहता हूँ। हूँ? एल्डर सॉन्ग ने उलझन में उसकी ओर देखा। हुयो की आंखों में चमक आई। मैं ये देखना चाहता हूँ कि सन मून एम्पायर के ग्राउंड बेस्ड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स की सीमा वास्तव में कितनी है। दुश्मन को पूरी तरह समझे बिना हम युद्ध नहीं जीत सकते। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया। उसे विश्वास था कि उसकी उपस्थिति में, चाहे सन मून एम्पायर के लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे हो युहाओ को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। हो युहाओ को सटीक जानकारी नहीं मिली थी, इस लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि सन मून एम्पायर ने ग्राउंड बेस्ड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स में जो प्रगति की थी, वह उसके द्वारा किए गए लगातार नुकसानों के जवाब में थी। संभवतः उन्होंने ये सोल टूल्स विशेष रूप से उसी को रोकने के लिए विकसित किए थे। और वह ये भी निश्चित था कि ये ऑसिलेशन डिटेक्टर्स थे। इतनी ऊंचाई पर ऑसिलेशन डिटेक्टर्स का लक्ष्य साध पाना, चाहे उनकी तरंगें कितनी भी संकुचित क्यों न हो, वाकई चौंकाने वाला था। सन मून एम्पायर की औद्योगिक क्षमता निस्संदेह बहुत आगे थी। सन मून एम्पायर की रेडियंट सिटी शाही महल के भीतर एक विशाल और शांत कक्ष था, लगभग 200 वर्ग मीटर का, जिसे राजघराने के अनुरूप विलासिता और भव्यता से सजाया गया था। एक आकर्षक युवक मेज के पास बैठा स्वादिष्ट भोजन कर रहा था और वह इस पल का भरपूर आनंद लेता प्रतीत हो रहा था। धीमी आवाज में दरवाजे पर दस्तक हुई। युवक की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह तेजी से उठा और दरवाजे की ओर देखा। कृपया अंदर आइए। दरवाजा खुला और एक सुंदर महिला अंदर आई जो महल की पोशाक में सजी हुई थी। उसके बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे और उसकी सुनहरी पोशाक उसकी गरिमा और भी बढ़ा रही थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी और पारदर्शी थी जैसे उसे छूने पर पानी की बूंदें झलक उठेंगी। दरवाजा बंद होते ही उस कमरे का माहौल और भी मधुर हो गया। रॉयल सिस्टर, युवक ने हल्के से लार निगलते हुए धीमे स्वर में कहा। हाँ। युवती के गाल हल्के गुलाबी हो गए और वह कुछ लज्जित सी धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ी। क्या तुम मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे? ओह, ओह हाँ, कृपया बैठिए। महंगे वस्त्रों में सजे युवक ने कुछ झिझकते हुए कहा।
युवती ने सिर झुकाकर धीरे धीरे बैठते हुए कहा, मैं थोड़ी नर्वस हूँ, रॉयल ब्रदर। मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ। क्यों ना तुम पहले कुछ खा लो, सिस्टर? युवक उसकी गर्दन की ओर देख रहा था, जो किसी हंस की तरह सुंदर और लंबी थी। उसकी आंखों में उत्तेजना की चमक थी और उसकी आवाज भी हल्के से कांपने लगी थी। वह इस युवती को लंबे समय से चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। किसे पता था कि आज इतनी शानदार अवसर खुद उसके सामने आएगा। यह तो किसी देवता के उपहार से भी बढ़कर था, और यह उपहार न सिर्फ सुंदर बल्कि मोहक भी था। युवती ने धीरे से सिर उठाया, अपने निचले होंठ को काटते हुए कोमल स्वर में बोली, क्या तुम सच में हिम्मत करोगे, रॉयल ब्रदर? युवक एक पल के लिए ठिठका, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, सामान्यतः तो नहीं करता, लेकिन यह तो आदेश है, मेरे रॉयल ब्रदर का आदेश। अब मुझे किस बात का डर? उन्होंने खुद मुझे इतने दिनों तक बंद रखा ताकि ये राज छिपा रहे। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि सारी कीमत वसूल हो गई। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, रॉयल सिस्टर। युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली, जब तुम जानते हो कि वह इसे गुप्त रखना चाहता है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि काम खत्म होने के बाद वह तुम्हें मार देगा? युवक हंसा, कैसे संभव है? हम चचेरे भाई हैं। राजवंश की परंपरा में मेरा उत्तराधिकार में ऊंचा स्थान है। बिना परिवार की अनुमति के कौन मुझे छू सकता है? मेरा भाई हाल ही में सिंहासन पर बैठा है, दिखने में स्थिर है, पर अगर उसने मुझ पर हाथ डाला तो? युवती ने हल्की सांस ली। तुम बहुत भोले हो, रॉयल ब्रदर। तुम अपने भाई की चालों को कम आंक रहे हो। अगर वह इतना दयालु होता तो क्या सम्राट बन पाता? क्या मतलब? युवक का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने आवाज धीमी की, क्या कहना चाहती हो, रॉयल सिस्टर? युवती मुस्कुराई और सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस इतना कि तुम मरने से पहले समझ लो। तुम? युवक अचानक खड़ा हुआ तो स्टैट, लेकिन तुरंत ही उसके सिर में चक्कर आने लगा। उसने सामने खड़ी युवती को अविश्वास से देखा। युवती शांत भाव से खड़ी रही, उसके शरीर की हल्की सुगंध अब फीकी पड़ चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाया और युवक का शरीर उड़कर पलंग पर जा गिरा, बेहोश। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, अब वहां सर्द कठोरता थी। माफ करना, रॉयल ब्रदर। अगर किसी को दोष देना है तो अपने भाई को दो। उसने एक नुकीली कांटे जैसी वस्तु उठाई और पलंग की ओर बढ़ी। 15 मिनट बाद युवती एक शाही सभागार में थी। काम हो गया, योर मैजेस्टी, उसने धीरे से कहा। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति था सन मून एम्पायर का सम्राट, सुथियनरा, और वह राजसी वस्त्रों में सजी युवती थी, जूजी। धन्यवाद, जूजी, उठो। चंद्रन ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया, परंतु ध्यान से देखने पर उसकी मुस्कान में हल्की कड़वाहट और पीड़ा झलक रही थी। सुचेनर ने कहा, जाकर तैयारी करो, तुम्हें तुरंत शुरू करना होगा ताकि प्रक्रिया सक्रिय बनी रहे। शाही वैद्य पहले से तैयार है। हाँ, और बाहर निकल गई। जैसे ही वह गई, एक काला साया बिना आवाज के प्रकट हुआ। वह शू तियानरान के सामने घुटनों पर झुक गया। प्रिंस थियन मर चुका है, और पुष्टि हो चुकी है कि उसे महारानी ने स्वयं मारा। उसका हृदय भेदा गया। ठीक है, जा सकते हो। निरीक्षण के बाद शाही वैद्य को मेरे पास भेजना, शुतियानरान ने ठंडी आवाज में कहा। जैसा आदेश। काला साया गायब हो गया। शुतियानरान धीरे धीरे उठा और अपने कृत्रिम पैरों के सहारे कमरे में टहलने लगा। उसका चेहरा कठोर था। प्रिंस तियाने का रक्त बहुत शुद्ध था। भले ही वह आलसी था और उसकी कल्टीवेशन ऊंची नहीं थी, परंतु वह इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त था। सुतियानरान को भीतर से पीड़ा हुई। जुजी को वह हमेशा एक महत्वपूर्ण मोहरा मानता था, लेकिन वर्षों की नज़दीकी ने उसके भीतर भावनाएं भी जगा दी थीं। परंतु वह एक सामान्य पुरुष जैसा नहीं था, और राजवंश को एक उत्तराधिकारी चाहिए था। इसलिए उसे यह क्रूर योजना बनानी पड़ी। जुजी को प्रिंस थियनहे से शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं थी। सनमून एम्पायर की तकनीक से उसके सीट को लिया जा सकता था। और मजे की बात यह थी कि प्रिंस थियनहे सोचता था कि वह विजेता है, लेकिन उसकी मृत्यु जूजी के हाथों हुई, सू तियानरान के आदेश पर। चैनरन का ऐसा करने का कारण स्पष्ट था। जूजी प्रिंस टियानगमे को मारने के बाद कभी पीछे नहीं लौट सकती थी। अगर ये बात बाहर जाती तो उसकी जान चली जाती, और अगर उसका सीध लिया गया तो वह भविष्य के उत्तराधिकारी का जैविक पिता बन जाता, जिसे सुतियानरन जीवित नहीं रहने दे सकता था। इस तरह जूजी उसके प्रति और भी बढ़ गई। सुतियानरन जानता था कि उसके कार्य स्वार्थी और निर्दयी थे, विशेष रूप से जूजी के प्रति जो सदा उसकी वफादार रही थी। लेकिन जब तक यह सब न होता, उसे चैन नहीं मिलता। वह अपने समय के सबसे महत्वाकांक्षी और निर्दयी शासकों में से एक था, जो किसी भी चीज को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देता। मैं भविष्य में जूजी को इसकी भरपाई करूंगा।
लेकिन उससे पहले सू तियानरन की आंखों में ठंडक की झिलमिलाहट आई और उसके विचार वहीं थम गए। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध शाही वैद्य अंदर आया और सू तियानरन के सामने झुक गया। क्या परिणाम है? सू तियानरन ने ठंडे स्वर में पूछा। शाही वैद्य ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, योर मैजेस्टी, एम्प्रेस अब भी पूर्णतः शुद्ध है। सू तियानरन के चेहरे पर जमी ठंडक रॉयल फिजिशियन की बात सुनकर कुछ हद तक गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने धीरे से खुद से कहा, माफ करना जूजी, मैंने ज्यादा सोच लिया था। जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। फिर उसने जमीन पर घुटने टेक कर बैठे रॉयल फिजिशियन से कहा, तुम जा सकते हो। एम्प्रेस का ध्यान रखना, सुनिश्चित करो कि सब कुछ ठीक से हो। जी महाराज, रॉयल फिजिशियन ने सम्मानपूर्वक कहा। निश्चिंत रहें, एम्प्रेस की जांच कई बार की है। वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और आज का दिन गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त है। मुझे 90% भरोसा है कि मैं एम्प्रेस को गर्भवती कर सकता हूँ। रॉयल फिजिशियन सिर्फ ईमानदारी से अपनी बात कह रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका आखिरी वाक्य थोड़ा दोअर्थी लग रहा था। सुथियानरान की आंखों में तुरंत एक ठंडी हत्यारी चमक उभरी। बेशक शुरुआत से ही उसने तय कर रखा था कि इस काम में शामिल कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। जाओ, काम पूरा हो जाने पर मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। धन्यवाद महाराज। जुजी इस समय एक शांत कमरे में थी। वह एक बिस्तर पर लेटी हुई थी, बस एक सफेद कपड़े में ढकी हुई। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, लेकिन उनमें गहराई में छिपी ठंडक साफ महसूस हो रही थी। शुचैनरन, जुजी अपने दिल में बार बार वही नाम दोहरा रही थी। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। मैं हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रही और बदले में तुमने मेरे साथ यही किया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अफसोस, चाहे तुम कितने भी चालाक क्यों न हो, तुम नहीं जानते कि मैं पहले से ही इसके लिए तैयार थी। मैं किसी अजनबी के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हूँ? रॉयल फिजिशियन की कोमल आवाज सुनाई दी। क्या आप तैयार हैं, एम्प्रेस? थोड़ी देर में आपको कुछ दर्द महसूस हो सकता है। ठीक है, रॉयल फिजिशियन, आप शुरू कर सकते हैं। जुजी ने सामान्य स्वर में जवाब दिया। बहुत अच्छा, तो कृपया वह सीट दीजिए जो आपने तैयार किया है। फिजिशियन ने आदरपूर्वक कहा। जुजी ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली के बीच में एक छोटा धातु का ट्यूब प्रकट हुआ। उसने उसे धीरे से फिजिशियन को सौंप दिया। उस पल उसके चेहरे पर हल्की कोमलता थी और शुतियानरन नाम धीरे धीरे उसके मन से मिट गया। उसकी जगह अब एक और नाम ने ले ली। रात का आकाश, ऊंचाई 4500 मीटर। हाव हवा में स्थिर खड़ा था। वह फिर से सन मून एम्पायर के सेना शिविर के ऊपर पहुंच चुका था। उसने खुद को जितना संभव हो सके सतर्क रखा और नीचे के कैंप को चुपचाप देख रहा था। साथ ही वह आसपास के खतरों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। 4500 मीटर। पता नहीं सन मून एम्पायर के ग्राउंड बेस्ड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स अब भी मुझे पकड़ सकते हैं या नहीं। हो युहाओ ने आंखें थोड़ी सी कोड़ते हुए चुपचाप इंतजार किया। कुछ ही मिनटों में नीचे कोई हलचल नहीं हुई। पिछली रात जो लाल रोशनी दिखाई दी थी वह भी नहीं आई। हो युहाओ के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसकी नज़र दूर एक तैरते बादल पर टिकी थी। वह उसी जगह पर स्थिर रहा, किसी चीज का इंतजार करते हुए। अचानक ऊपर से काले धुएं का एक गोला बिना किसी चेतावनी के नीचे गिरा और उसकी स्थिति को पूरी तरह ढक लिया। हुआ युहाओ चौंक गया। उसने तुरंत अपना इमिटेशन हटा दिया और हवा में खुद को प्रकट कर दिया। मैंने सोचा कौन सा ताकतवर सोल मास्टर हो सकता है, लेकिन तुम तो बस एक बच्चा निकले। एक सोल सेज होकर भी सन मून एम्पायर के कैंप की जासूसी करने की हिम्मत रखते हो? एक कर्कश और अप्रिय आवाज आई। दो काले साए अचानक होयुहाव से 50 मीटर की दूरी पर प्रकट हुए और जिस बादल को वह देख रहा था वह गायब हो गया। घने फैले हुए काले धुएं ने चारों ओर से उसे घेर लिया। दोनों साए उसकी ओर घूर रहे थे। बोलने वाले व्यक्ति के शरीर पर दो पीले, दो बैंगनी और 5 काले सोल रिंग्स चमक रहे थे। दूसरे व्यक्ति जो अब तक चुप थे के पास एक पीला, 3 बैंगनी और 5 काले सोल रिंग्स थे और उसका ऑरा उससे भी ज्यादा भयानक था। दोनों टाइटल दोलुओ थे और उनके शरीरों से निकल रही दुष्ट ऊर्जा बहुत भयावह थी। एविल सोल मास्टर्स। वह चौंक गया। बच्चे, अब समझने का फायदा नहीं। अगर हमें तुम्हें जिंदा करने का आदेश न होता तो हमें यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, नीचे चलो हमारे साथ, वरना मैं तुम्हें अपने अवेंजिंग स्पिरिट मास्क का स्वाद चखाता हूं। वह तुम्हारी स्पिरिट को धीरे धीरे खा जाएगा और वो एहसास,
अवेंजिंग स्पिरिट मास्क ये पहली बार था जब होयोहाओ ने ऐसा मार्शल सोल सुना था। ये एक म्यूटेटेड मार्शल सोल था और निश्चित रूप से ईवल था। दोनों सीनियर्स, मैं तो बस एक स्काउट हूँ जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने आया है। आप मुझसे क्यों उलझ रहे हैं? होयोहाओ ने मजबूरन मुस्कुराते हुए कहा। बच हमें अपनी जुबान से बेवकूफ़ मत बनाओ। बताओ, क्या आप बिना लड़े हमारे साथ चलोगे या हम खुद चलाएं तुम्हें? हुओयुहाओ ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन कम से कम बताए कि मुझे किसके हाथों में गिरना है। वह इविल सोल मास्टर जिसके पास अवेंजिंग स्पिरिट मास्क था बोला, बताने में कोई हर्ज नहीं। मैं हूं मैस्करेड डोलुओ और ये है हेवनली सेंटिपीड डोलुओ। लगता है हम फिर मिल गए, तुम वाकई जासूस हो। एक परिचित आवाज सुनाई दी। यह हेवनली सेंटिपीड डोलू की थी जो अब तक चुप थे। उन्होंने अपना काला घूंघट उठाया और चेहरा दिखाया। हुयुहाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि वह इस व्यक्ति को पहचानता था। वह डस्क वाटर अलायंस मास्टर था, होली गोस्ट चर्च का सेकंड एल्डर। हुयुहाओ हमेशा सतर्क रहता था, इसलिए वह जब भी एरियल सर्वेलेंस करता अपनी शक्ल बदलता था। लेकिन इस बार उसने वही रूप लिया था जो उसने रेडियंट सिटी एलीट सोल इंजीनियरिंग टूर्नामेंट में इस्तेमाल किया था। यही कारण था कि नंगोंगवान ने उसे तुरंत पहचान लिया। आखिरकार फिर मिल ही गए, अलायंस मास्टर शांत स्वर में कहा। नंगोंगवान ने गुस्से से दांत पीसे। टूर्नामेंट के दौरान होयुहाओ ने डस्क वाटर अलायंस को जिताने में मदद की थी और फिर सभी पुरस्कार लेकर गायब हो गया था, जिनमें सनमून डिवाइन नीडल और क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल एनाहिलेशन स्टॉर्म भी शामिल थे। होली गोस्ट चर्च के लिए यह भारी नुकसान था और तब से नंगोंगवान उस पर नजर रखे हुए था। अब जब उसने होयुहाओ को दोबारा देखा तो समझ गया कि वह हेवनली सोल एम्पायर का जासूस है। हाँ, बहुत वक्त हो गया। अब मुझे तुम्हें टंगवू बुलाना चाहिए या किसी और नाम से? नंगोंगवान ने ठंडे स्वर में कहा। होयुहाओ हल्का मुस्कुराया। आप मुझे टंगवू ही कह सकते हैं। बेशक वह अपनी असली पहचान नहीं बताने वाला था। ठीक है, अब देखता हूं इस बार कैसे भागते हो। नंगोंगवान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। होयुहाओ ने भी हंसते हुए कहा, भागना? मैं क्यों भागूं? असल में बाद में भागने की जरूरत आपको पड़ेगी। क्या? मैस्करेड डोलू और हेवनली सेंटिपीड डोलू दोनों चौंक गए। उसी पल हरे रंग की एक परछाई दूर से बिजली की तरह उनकी ओर बढ़ी। पलक छपकते ही वह होयुहाओ के पास पहुंच गई। वह थी ग्रीन शैडो डोलू, एल्डर सॉन्ग। होयुहाओ और एल्डर सॉन्ग साथ ही निकले थे, लेकिन वे अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़े थे। होयुहाओ 4,500 मीटर की ऊंचाई पर सर्वेलेंस कर रहा था, जबकि एल्डर सॉन्ग उससे भी ऊंचे 6,000 मीटर पर थी, जो केवल ट्रांसेंडेंट डोलू ही हासिल कर सकते थे। सनमून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन होयुहाओ को यह उम्मीद नहीं थी कि दो ईवल टाइटल डोलुओ उसे जिंदा पकड़ने आएंगे। यह अप्रत्याशित था, पर साथ ही एक अच्छा मौका भी। अगर वह इनमें से किसी एक को पकड़ सके तो तांगया का पता लगाना कहीं आसान हो जाएगा। हेवनली सेंटिपीड डोलू और मैस्करेड डोलू के चेहरे जम से गए जब एल्डर सॉन्ग अचानक वहां प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उनके आसपास इतनी शक्तिशाली मौजूदगी बिल्कुल भी महसूस नहीं की थी। इसके अलावा एल्डर सॉन्ग इतनी तेजी से पहुंची कि जब उन्होंने उसे देखा तब तक वह पहले से ही उनके सामने थी। सिर्फ उसकी गति देखकर ही यह स्पष्ट था कि वह निश्चित रूप से एक ट्रांसेंडेंट डूलो थी। एल्डर सॉन्ग हवा में बेहद शांत मुद्रा में तैर रही थी। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, परंतु वही सादगी उन दोनों इविल सोल मास्टर्स पर भारी दबाव डालने के लिए काफी थी। टाइटल डोलुओ जैसे उच्च स्तर के लोगों के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी की ऑरा महसूस कर पाना सबसे भयावह बात होती है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एल्डर सॉन्ग ऊपर से नीचे उतरी थी और उनकी गति से यह साफ था कि वह कम से कम 5,500 मीटर की ऊंचाई से आई थी। फिर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति को इतनी कुशलता से छुपा रखा था। यह साबित करता था कि वह निस्संदेह ट्रांसेंडेंट डोलू थी। इविल सोल मास्टर्स का लाभ ट्रांसेंडेंट स्तर पर पहुंचकर कमजोर पड़ जाता है। वैसे भी इविल सोल मास्टर्स के लिए टाइटल डुलू बनना ही कठिन होता है और ट्रांसेंड डुलू बनना तो लगभग असंभव। मैस्करेड डुलू रैंक 91 पर था, जबकि नांगोंग वान उसे थोड़ा शक्तिशाली रैंक 92 पर। नांगोंग वान की आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उनमें तीव्र चांदी की रोशनी चमकी। उसके पीछे का विशाल सेंटिपीड प्रोजेक्शन मानो जीवित हो उठा, मरोड़ने लगा और उसके 9 सोल रिंग्स हल्के से चमकने लगे। मैस्करेड डोलुओ की दुष्ट ऑरा और गहरी होती जा रही थी। वह डरावना मानव चेहरा आगे बढ़ा और होयुहाओ तथा एल्डर सॉन्ग की ओर झुक गया।
एल्डर सॉन्ग बस वहीं खड़ी थी, जैसे ये सब उनके लिए कुछ भी न हो। उन्होंने अपना मार्शल सोल तक नहीं छोड़ा था। अचानक हो युहाओ ने कदम बढ़ाया। वह आगे नहीं, बल्कि पीछे हटा और एल्डर सॉन्ग के पीछे जाकर गायब हो गया। सभी एक साथ हरकत में आ गए। दोनों इविल सोल मास्टर्स ने भी उसी क्षण हमला किया। मैस्करेड डुलू के पीछे का विशाल चेहरा अचानक आगे बढ़ा और एल्डर सॉन्ग तथा हो युहाओ के ऊपर झुक गया। आकाश में दर्दनाक चीखें गूंज उठीं जो बेहद भयावह लग रही थीं। मैस्करेड डुलू के दूसरा, तीसरा और चौथा सोल रिंग एक के बाद एक चमकने लगे। वह विशाल चेहरा इतना बड़ा हो गया कि उसने हेवनली सेंटिपीड डुलुओ को पूरी तरह ढक लिया। हुओ युहाओ अब एल्डर सॉन्ग के पीछे था, लेकिन फिर भी उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा को कोई ताकत खींच रही है, मानो उसकी स्पिरिट फटने वाली हो। साथ ही उसे चारों ओर से ठंडक भरी डरावनी ऊर्जा महसूस हुई। हुओ युहाओ के होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। क्या अब हम स्पिरिचुअल पावर से लड़ेंगे? हुओ युहाओ के सोल रिंग्स उसके शरीर पर चमकने लगे। उसने इमिटेशन का प्रयोग कर सामान्य रंग दिखाए और उसका तीसरा सोल रिंग सफेद चमक में बदल गया। फ्यूहाओ ने एल्डर सॉन्ग के साथ स्पिरिचुअल डिटेक्शन साझा कर लिया था और उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे क्षेत्र में फैला दी। उसने सिर्फ युद्ध क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास का एक बड़ा इलाका भी कवर किया, ताकि कोई और दुश्मन छिपा हो तो तुरंत पता चल सके। ये पहला मौका था जब हो युहाओ इतनी शक्तिशाली सोल मास्टर के साथ मिलकर लड़ रहा था। उसे थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्साह, क्योंकि टाइटल दो लुओ के स्तर की लड़ाई का अनुभव बहुत दुर्लभ होता है और एल्डर सॉन्ग जैसी ताकतवर व्यक्ति के साथ होने पर उसे कोई डर नहीं था। मैस इनफीबलमेंट का असर तुरंत दिखा। वह विशाल चेहरा थोड़ा धुंधला पड़ गया। उसी समय हो युहाओ का आई ऑफ डेस्टिनी खुल गया। लेकिन एल्डर सॉन्ग उसके सामने थी, इसलिए दोनों इविल सोल मास्टर्स नहीं देख पाए कि वह क्या कर रहा है। आई ऑफ डेस्टिनी गुलाबी सुनहरी चमक से बदलकर काले और सफेद के मिश्रण में परिवर्तित हो गया। गहराई इतनी बढ़ गई कि वह तारों भरे आकाश जैसी लग रही थी। किस्मत की वह रहस्यमयी ऑरा हवा में फैल गई और होयुहाव का छठा सोल रिंग झिलमिलाया। दोनों इविल सोल मास्टर्स को होयुहाव की गतिविधि का कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन एल्डर सॉन्ग ने उस पल अपनी पीठ पर एक रहस्यमयी ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। वह लहर इतनी विचित्र थी कि उसने एल्डर सॉन्ग जैसे ट्रांसेंडेंट डुलू को भी खतरे का आभास दिलाया। वह न तो सोल पावर थी, न स्पिरिचुअल पावर। एल्डर सॉन्ग के लिए ये एक अज्ञात शक्ति थी। जैसे कि उनके लिए ये रहस्य भयावह था, वैसे ही वे दोनों भी एल्डर सॉन्ग की ताकत से असमंजस में थे। युद्ध एक झटके में शुरू हो गया। हुयुहाव का मास इनफीबलमेंट असर दिखाई रहा था कि वह विशाल चेहरा एल्डर सॉन्ग के सामने पहुंच गया। एल्डर सॉन्ग ने दाहिना हाथ उठाया और उसे तलवार की तरह आकाश में लहराया। गहरा हरा साया चमका और गायब हो गया, और वह चेहरा दो हिस्सों में कट गया। लेकिन यह सब नहीं था। वह हल्का हरा साया सीधा मैस्करेड डोलुओ की ओर बढ़ा। मैस्करेड डोलुओ का दिल धड़क उठा। सामने की रोशनी मुड़ गई, वह तेजी से पीछे हट गया और अगले ही पल उसका शरीर कांपा और वह हरा साया गायब हो गया। लेकिन उसके सामने किसी तरल ऊर्जा जैसी चीज बिखर गई। इस समय आसमान में विशाल गहरा हरा सेंटिपीड फैल गया और उसने एल्डर सॉन्ग की ओर जहरीली धुंध उड़ाई। ये धुंध बेहद अनोखी थी, अनगिनत छोटे छोटे कणों में बंटी हुई थी जो पूरे आकाश को ढक रही थी। एल्डर सॉन्ग ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अपनी शक्तिशाली सोल पावर से धुंध को चीरने की कोशिश की, लेकिन यह उसे रोक नहीं सकी। उसी क्षण हुयुहाव के आई ऑफ डेस्टिनी से एक काली किरण निकली जो दूर पीछे हट रहे मैस्करेड डुलुओं पर जा लगी। रात थी और आसमान में पहले से ही अंधेरा था। वह काली किरण आकाश में घुल गई, बिना किसी सोल पावर या स्पिरिचुअल पावर की लहर के। एल्डर सॉन्ग ने उस किरण को सबसे गहराई से महसूस किया। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह फिर से चौंक गई। जहरीली धुंध गायब नहीं हुई, लेकिन एल्डर सॉन्ग जैसी फुर्तीली मास्टर के लिए यह कोई मुश्किल नहीं थी। हरी रोशनी चमकी और वह हुओयुहाव को पकड़कर उसे कई दर्जन मीटर दूर ले गई। धुंध के दायरे से बाहर आखिरकार एल्डर सॉन्ग एक एजिलिटी टाइप सोल मास्टर थी। मैस्करेड डोलू उस काली किरण से टकराते ही ठिठक गया। कुछ अज्ञात हुआ, लेकिन उसे पूरे शरीर में एक भयानक अशुभ अनुभूति महसूस हुई। क्या हो रहा है मुझे? मैस्करेड डोलू हैरान था, लेकिन उसके हमले रुक नहीं रहे थे। उसने हाथ उठाया और उंगलियां कुछ संचालित करने लगीं। हुओयुहा और एल्डर सॉन्ग भले ही क्षण भर में एक तरफ खिसक गए थे, और उनके चारों ओर अजीब से मुड़ते साए उभर आए। एल्डर सॉन्ग का चेहरा बदल गया। वह महसूस कर सकती थी कि ये साए किसी विचित्र शक्ति से उनके हाव भाव को धीमा कर रहे हैं।
न केवल उनकी गति बल्कि उनके विचार भी मंद हो रहे थे। ये तो एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है। क्या मैस्करेड डुलू असल में कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है? कोई शक नहीं कि हेवनली सेंटिपीड डुलू असॉल्ट टाइप सोल मास्टर था, और असॉल्ट टाइप तथा कंट्रोल टाइप का संयोजन सबसे घातक होता है। ये पहली बार नहीं था जब नंगोंग वान और मैस्करेड डोलू साथ लड़ रहे थे। जैसे ही मैस्करेड डोलू ने हमला शुरू किया, नंगोंग वान ने तुरंत अपने हमले का आरंभ किया। उसका सेंटिपीड प्रोजेक्शन अचानक ठोस हो गया, जबकि उसका असली शरीर गायब हो गया। वह विशाल सेंटिपीड गहरे हरे रंग में चमकता हुआ एल्डर सॉन्ग और हो यू हाउ की ओर झपटा। एक ही पल में उसका शरीर 50 मीटर से भी बड़ा हो गया और उसकी सैकड़ों टांगें उन पर टूट पड़ी। मार्शल सोल ट्रू बॉडी। टाइटल डोलुओ का सबसे शक्तिशाली हमला तब होता है जब वे अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी में बदलकर सीधा वार करते हैं। यहाँ तक कि बीस्ट गॉडी थियान भी इससे अपवाद नहीं था। बीस्ट टाइप सोल मास्टर्स जब सोल सेज बनते हैं तो उनका लड़ने का अंदाज शीर्ष सोल बीस्ट जैसा हो जाता है। एल्डर सॉन्ग धीमी हो चुकी थी और उसी पल नंगवान ने हमला किया। मैस्करेड डोलुओ की देह रोशनी में नहाई, लेकिन इस बार वह मानव चेहरा नहीं उभरा। उसकी जगह असंख्य सफ़ेद रंग के कीड़े दिखाई दिए। वे मैगट्स थे जो हुओयुहाओ और एल्डर सॉन्ग के चारों ओर मंडराने लगे। हर मैगट से विचित्र स्पिरिचुअल वेव्स निकल रही थीं जो दोनों पर असर डाल रही थीं। इसी पल का आई ऑफ डेस्टिनी फिर चमका। उसके और एल्डर सॉन्ग के आसपास की हवा तीव्रता से कांपने लगी। वह सोल पावर की लहरें थीं जो उसकी स्पिरिट और सोल से निकल रही थीं। स्पिरिचुअल ब्लास्ट। निर्वाक विस्फोट गूंजे और वे मैगट्स जो स्पिरिचुअल लहरें फैला रहे थे अचानक जम गए। उनके नियंत्रण का असर तुरंत खत्म हो गया। एल्डर सॉन्ग की आंखें फिर से साफ हो गईं। उनके शरीर से हरी रोशनी फूटी। उन्होंने उस विशाल सेंटिपीड की ओर ध्यान नहीं दिया जो उन पर छपट रहा था। उन्होंने एक तेज चील की पुकार के साथ खुद को हरे प्रकाश में बदल दिया और मैस्करेड डुलू की ओर झपटी। वह रैंक 97 टाइटल डुलुओ थीं, और जब वे अपनी पूरी ताकत लगातीं, उनकी गति अत्यंत भयावह हो जाती। एजिलिटी टाइप सोल मास्टर्स अपनी रफ्तार और आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध होते हैं, और एल्डर सॉन्ग दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजिलिटी टाइप सोल मास्टर्स में से एक थीं। अगर कोई उन्हें देख पाता, तो वह पाता कि एल्डर सॉन्ग लगभग एक ग्रीन शैडो गॉडली ईगल में परिवर्तित हो गई है। ये ईगल बहुत बड़ा नहीं था। पंखों का फैलाव 4 मीटर से भी कम था, लेकिन उसकी सबसे डरावनी बात थी, कोई उसे साफ नहीं देख पा रहा था। यहाँ तक कि होयहाव की स्पिरिट आइज भी उसे स्पष्ट नहीं देख सकी, क्योंकि वह इतनी तेज थी कि उसकी गति लगभग इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जैसी लग रही थी। होयहाव बस हल्के से कुछ छायाएं देख पाया, और अगले ही पल एल्डर सॉन्ग मैस्करेड डोलू के पीछे पहुंच चुकी थी। जहां से वह गुजरी, वहां मौजूद सभी मैगट्स फटकर तरल में बदल गए और हवा में घुल गए। मैस्करेड डुलू का शीर्षक इस वजह से नहीं था कि उसका मार्शल सोल एक मास्क था। उसका मार्शल सोल था डिमोनिक मैगट। ये एक बेहद विचित्र मार्शल सोल था जो मानव आत्माओं को निगलकर विकसित होता था, और मैस्करेड डुलू को जीवित प्राणियों के दिमाग खाना सबसे अधिक पसंद था। हर बार ऐसा करने से उसका मार्शल सोल और शक्तिशाली हो जाता था। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।